बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम हवेली का राज कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। एक ऐसे शख्स की खौफनाक कहानी जिसको छिला तोड़ने की सजा भुगतनी पड़ी। मुकेश सिंह आज बहुत खुश नजर आ रहा था। खुश क्यों ना होता, आज इसका अमल पूरा होने वाला था। मुकेश सिंह के वालिदैन बचपन में ही फौत हो चुके थे और वो बचपन ही से छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजर बसर कर रहा था। रोज किसी न किसी के घर डाका डालना, चोरी करना इसका मशगला था। बड़े बड़े शहरों में अमीरों के घर चोरियां करता। एक बार इसने एक आमल के घर डाका डाला और इसकी तिजोरी में से नकदी रुपए और जेवरात के अलावा एक किताब भी उठा लाया। ये किताब सफली अमल से मुतल्लक थी। इस किताब में हजारों मंत्रों के अलावा एक ऐसा अमल भी था जिसके करने से इंसान गैब हो सकता था। मुकेश सिंह ने सोचा कि अगर मैं ये अमल कर लूं तो गैब रहकर हर चीज चुरा सकता हूँ, चोरियां कर सकता हूँ, डाके डाल सकता हूँ। ये सोचकर ही इसके दिल में लड्डू फूटने लगे। इसने अमल शुरू कर दिया। आज इसके अमल का आखिरी दिन था। इसकी महबूबा निर्मला इसके सामने बैठी इसको बड़ी खामोशी से देख रही थी, जबकि मुकेश सिंह दायरे में बैठा किसी मखसूस मंत्र का छिला कर रहा था। अचानक इसकी आंखें तकलीफ की शिद्दत से बाहर उबलने लगी और यूं लगा जैसे कोई नदीदा चीज इसका गला दबा रही हो। ये देखते ही निर्मला ने इसको बचाने के लिए दायरे में छलांग लगा दी और यहीं से इनकी बर्बादी का सफर शुरू हुआ। निर्मला ने जैसे ही दायरे में छलांग लगाई, इन दोनों के जिस्मों को आग लग गई। वो चीखने लगे लेकिन इनकी आवाज दायरे से बाहर ना निकल सकी। थोड़ी देर बाद आग हैरत अंगेज तौर पर खुद ही बुझ गई। अब दोनों की तकलीफ भी खत्म हो गई, लेकिन इनके जिस्म आग की वजह से बुरी तरह बिगड़ चुके थे। मुकेश सिंह ने निर्मला से पूछा, तुमने दायरे में क्यों छलांग लगाई थी? तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। निर्मला बोली, कोई तुम्हारा गला दबा रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दायरे में तुम्हें ही बचाने के लिए छलांग लगा दी। मुकेश सिंह बोला, बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा जो था कि जो मर्जी हो जाए तुमने दायरे में नहीं आना, क्योंकि ये सब नजर का धोखा था। अब मुझे फिर किताब से इसका हल देखना पड़ेगा। इसने किताब उठा ली और गौर से पढ़ने लगा। थोड़ी देर गुजरने के बाद इसने किताब से सर उठाया तो इसकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। वो निर्मला से मुखातब हुआ, निर्मला, हम अब सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते जब तक हम अपनी असली हालत में ना आ जाएं। हमें अमल पूरा ना करने की वजह से तिलिस्मी आग में जलाया गया है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही, लेकिन हमारे चेहरे बिगड़ चुके हैं। अब हमें किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना होगा जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो और रात के वक्त हमको रोजाना एक इंसान का खून पीना होगा। तब जाकर हम दोबारा इस अमल के काबिल होंगे और हमारे चेहरे भी ठीक हो जाएंगे। निर्मला बोली, मुकेश, वो जो शहर से बाहर हवेली है इसमें पनाह ले लेते हैं। इसमें तो दिन के वक्त भी रास्ता अंधेरा होता है। चनाचा वो दोनों हवेली की तरफ चल पड़े। बाबर, जिसको तारीखी मकामात और खंडरात वगैरह देखने का बहुत शौक था, यही शौक इसे इस हवेली तक खींच लाया था और इसने बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर अली से इसकी इजाजत ली थी, क्योंकि आजकल शहर में रोजाना रात के वक्त एक कत्ल हो जाता था और अब तक कातिल का कोई नामो निशान तक ना था। अब तक 30 बेगुनाह इंसान मारे जा चुके थे। इंस्पेक्टर के ख्याल में ये सिर्फ दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। इधर बाबर जब हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचा तो इसे एक कमरे में रोशनी नजर आई। इसने सोचा, मैंने तो सुना था कि इस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन ये रोशनी कैसी है? इसका मतलब है यहाँ जरूर कोई ना कोई रहता है। वो सीधा हवेली के अंदर चला गया। शाम आहिस्ता आहिस्ता डल रही थी। वो पहले राहदारी में दाखिल हुआ, लेकिन हर राहदारी शैतान की अंत की तरह लंबी होती गई। आखिरकार काफी देर
देर चलते रहने के बाद राहदारी खत्म हुई। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद अचानक दाईं जानब वो कमरा नमूदार हो गया जिसमें रोशनी थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर बाहर की सांस जहाँ थी वहीं रुकने लगी थी। अंदर एक नहायती खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी और इसका अंग अंग दावत गुना दे रहा था। वो उठी और बोली, आओ, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर बाबर हैरान रह गया कि ये मेरा इंतजार कैसे कर रही है, लेकिन लड़की की अदाएं देखकर इसने सब कुछ छोड़कर इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लड़की इसके हवास पर बुरी तरह छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे की कमर में बाहें डाले खड़े थे। बाबर की सांसें बेतरतीब हो रही थी। ऐसे में अचानक ही इस लड़की का चेहरा खौफनाक होने लगा, क्योंकि इसका सर बाबर के कंधे पर था, इसलिए बाबर ये सब कुछ ना देख सका। अब इसके लंबे लंबे दांत भी निकल आए थे, लेकिन बाबर अब भी इसको हसीना समझकर प्यार कर रहा था। अब एकदम लड़की ने अपने नुकीले दांत बाबर की गर्दन में गाड़ दिए। बाबर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दो गरम गरम सलाखें इसकी गर्दन में उतार दी हों। इसने तड़प कर अपने आप को इस चुड़ैल के स्कंजे से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका, क्योंकि वो आहनी गिरफ्त थी। आखिरकार वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुकेश सिंह अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो निर्मला ने बाबर की गर्दन से दांत हटा लिए। मुकेश सिंह बोला, निर्मला, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। आज तुमने यही शिकार काबू कर लिया है। अब मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये कहकर इसने खौफनाक कहका लगाया और बाबर की गर्दन से मुंह लगाकर इसका खून चूसने लगा। थोड़ी देर बाद ही बाबर की रूह, जो अब बदरू बन चुकी थी, इनके साथ शामिल थी। इंस्पेक्टर अली बहुत परेशान था, क्योंकि रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी और बाबर अभी तक वापस नहीं आया था, और आज रात शहर में कोई कत्ल की वारदात भी नहीं हुई थी और ना ही किसी को कत्ल करने की कोशिश की गई थी। इंस्पेक्टर अली ने हवेली की जानब जाने का फैसला किया। थोड़ी ही देर बाद इसकी जीप तेजी से हवेली की जानब रवां दवां दौड़ रही थी। इसने जीप हवेली से बाहर रोकी और खुद हवेली से बाहर दाखिल हो गया। इंस्पेक्टर अली एक दिलेर बहादुर इंसान था, लेकिन हवेली के इस पुरसरार माहौल ने इसको किसी हद तक खौफजदा कर दिया था। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। इसके एक हाथ में रिवाल्वर जबकि दूसरे हाथ में पावरफुल टार्च थी। राहदारी अबूर करने के बाद जैसे ही वो एक हालनुमा कमरे में दाखिल हुआ, इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि आगे एक अजीबोगरीब मखलूक फर्श पर सोई हुई थी और एक कोने में चबूतरे पर एक जला हुआ इंसान, एक और जले हुए वजूद जिसके खदो खाल नस्वानी थे, के साथ लेटकर सोया हुआ था। इंस्पेक्टर समझ गया कि यही तमाम अफराद का कातिल है और ये इसके शिकार लोग हैं, जो अब बदरूहें बन चुके हैं, क्योंकि इसने बाबर की बदरू पहचान ली थी। अगले दिन तमाम अखबारात में ये खबर फ्रंट पेज पर थी कि शहर में रात के वक्त 30 कत्ल के बाद कातिल ने छुट्टी की, यानी रात सुकून से गुजर गई। इधर इंस्पेक्टर बहुत परेशान था कि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसने आज भी दफ्तर से छुट्टी कर ली थी, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बलाओं से कैसे निपटा जाए। आखिर इसने नींद की चंद गोलियां खा ली और सो गया। मुकेश सिंह आज शिकार के लिए निकला तो इसने एक खूबसूरत नौजवान का रूप धारा हुआ था। वो मार्केट की तरफ निकल गया था कि कोई शिकार घेर सके। अचानक इसकी नजर रुबीना पर पड़ी, जो शॉपिंग कर रही थी। इसको ये लड़की बहुत पसंद आई। इसने सोचा कि इसको पहले बेआबरू करूंगा, फिर इसका गरम गरम खून पीऊंगा। इतने में रुबीना मार्केट से निकलकर घर की तरफ चल पड़ी। मुकेश सिंह भी इसके पीछे चल पड़ा। बाहर सड़क पर लोगों का बहुत रश था, जिसकी वजह से इसे मौका ना मिल सका। इतने में रुबीना का घर आ गया और वो अंदर दाखिल हो गई। थोड़ी देर बाद मुकेश सिंह ने भी बेल बजाई। इसने दरवाजे पर डॉक्टर जिशान के नाम की तख्ती पढ़ ली थी। चौकीदार बाहर आया तो इसने कहा, डॉक्टर साहब से मिलना है। चौकीदार थोड़ी देर बाद इसे अंदर ले गया। अंदर डॉक्टर जिशान और इसकी बहन रुबीना रात का खाना खा रहे थे। मुकेश सिंह, जो कि एक खूबसूरत नौजवान के रूप में था, माजरत चाहता हूँ, दरअसल मैं फरियादपुर से आया हूँ। मेरा नाम फैसल है और मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा बीमार है।
میرے کسی دوست نے آپ کا پتہ بتایا تو میں آپ کے پاس آ گیا اور گھر ڈھونڈتے یہ وقت ہو گیا ہے، بڑی مشکل سے آپ کا گھر ڈھونڈا ہے۔ ڈاکٹر ذیشان بولا کوئی بات نہیں، تم آج رات ہمارے گھر میں مہمان بن کر رہو، صبح تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہ سن کر فیصل مکیش سنگھ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ انسپیکٹر علی جب جاگا تو اس وقت شام ڈل رہی تھی۔ اس نے فوراً غسل کیا اور جیپ نکال کر ڈاکٹر ذیشان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے اس کی نظر اس اجنبی نوجوان پر پڑی۔ اسے یہ نوجوان عجیب سا لگا۔ ڈاکٹر ذیشان نے اس نوجوان کا تعارف کروایا، یہ ہے مسٹر فیصل، بہت دلچسپ شخص ہے، اور پھر انسپیکٹر علی کا بھی تعارف کروایا۔ انسپیکٹر علی کو یہ نوجوان پہلی نظر میں ہی کچھ عجیب سا لگا تھا، اور اس نے کھانے کے دوران اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ وہ نوجوان جب بھی روبینہ کی آنکھوں میں جھانکتا وہ بے چین سی ہو جاتی۔ اس نے نوجوان کی آنکھوں میں چمک کو بھی خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے اجازت لی اور کوٹھی سے نکل آیا۔ اس نے تھوڑی دور جا کر اپنی جیپ روکی اور ایک درخت پر چڑھ کر نگرانی کرنے لگا۔ وہاں سے پوری کوٹھی واضح نظر آ رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، لیکن انسپیکٹر کو یقین تھا کہ آج رات کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کیونکہ وہ نوجوان بار بار اس کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے روبینہ اور فیصل یعنی مکیش سنگھ کوٹھی سے باہر نکلے اور ایک جانب چل پڑے۔ انسپیکٹر علی بھی مناسب فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر ایک ویران جگہ پر دونوں کھڑے ہو گئے۔ وہ لمحہ انسپیکٹر کے لیے انتہائی شرمناک ثابت ہوا۔ مکیش سنگھ یعنی فیصل اور روبینہ ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ اس سے اگلا لمحہ اس کے لیے اور بھی حیرتناک تھا۔ فیصل مکیش سنگھ کا چہرہ تیزی سے اپنی اصلی حالت میں واپس آ رہا تھا۔ جب انسپیکٹر نے دیکھا تو اس کو وہ حویلی والی بدرو یاد آ گئی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ارے یہ تو وہی ہے۔ اب اس نے اپنا ریوالور نکالنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی اور فائر کر دیا، لیکن آج تو شاید اس کے لیے حیرتوں کا دن تھا، کیونکہ جیسے ہی اس نے فائر کیا ایک دم مکیش سنگھ کے سامنے ایک چڑیل آ گئی۔ اس چڑیل کو گولی لگی اور وہ اسی جگہ ڈھیر ہو گئی۔ موقع ملتے ہی مکیش سنگھ تیزی سے حویلی کی طرف فرار ہو گیا۔ انسپیکٹر علی بھی اس کے پیچھے حویلی کی طرف بھاگ پڑا۔ حویلی میں داخل ہوا تو اس کو مکیش سنگھ کہیں نظر نہ آیا۔ وہ کافی دیر اس کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ اس کو نہ ملا۔ جب وہ مایوس ہو کر باہر کی طرف جانے لگا تو مکیش سنگھ اس کے سامنے آ گیا۔ جلے ہوئے چہرے اور لمبے دانتوں کو سامنے دیکھ کر انسپیکٹر ایک بار تو گھبرا گیا، لیکن جلدی ہی سنبھل گیا۔ انسپیکٹر نے پستول نکالا اور اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی، لیکن یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا کہ گولیاں مکیش سنگھ کے جسم سے نکل کر پیچھے دیوار میں اس طرح گھس گئی جیسے وہاں کوئی انسان نہ ہو، صرف ہوا ہو۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ مکیش سنگھ پر تو کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا، جبکہ انسپیکٹر بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ دونوں ایک بند کمرے میں داخل ہو گئے۔ مکیش سنگھ بولا، انسپیکٹر میں تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا، یہ حویلی کا ذبح خانہ ہے۔ آج تم نے میرا شکار میرے ہاتھ سے بچا لیا اور کالی دیوی کی پجارا نرملا کو بھی مار دیا۔ میں آج تم کو اپنا شکار بناؤں گا، تیرا جسم یہیں اسی کمرے میں دفن ہوگا اور تمہاری روح تو میرے ساتھ ہوگی۔ مکیش سنگھ یہ باتیں کر رہا تھا اور انسپیکٹر علی کوئی چیز تلاش کر رہا تھا جس کی مدد سے وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ اچانک اس کو ایک کونے میں پڑا ہوا ایک ڈنڈا نظر آیا۔ اس نے فوراً ڈنڈا اٹھا لیا اور مکیش سنگھ کے سر پر دے مارا، لیکن ڈنڈا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور مکیش سنگھ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اب تو انسپیکٹر پریشان ہو گیا اور اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا رب العالمین تو جانتا ہے میں نیک مقصد سے یہاں آیا ہوں، اے میرے مالک اس بلا سے اپنی مخلوق کو نجات دلا دے۔ اگر آج میں مارا گیا تو اس راز کو کوئی نہیں پا سکے گا۔ ابھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک زوردار زلزلہ آیا۔ انسپیکٹر اس زلزلے سے اور بھی زیادہ گھبرا گیا، جبکہ مکیش سنگھ کے قہقوں میں اور شدت آ گئی۔ اچانک ایک موزہ ہو گیا اور اس کوٹری کے روشن دان میں پھنسا ہوا ایک بڑا پتھر زلزلے کی وجہ سے اپنی جگہ سے نیچے گر پڑا اور سورج کی تیز کرنیں مکیش سنگھ کے جسم پر سیدھی پڑی اور اس نے چیخنا شروع کر دیا جیسے سخت اذیت میں ہو۔ اس کا جسم پہلے آہستہ آہستہ پانی کی طرح بہہ گیا اور پھر ہڈیوں کی خاک سی بن گئی۔
इंस्पेक्टर ने इसी वक्त सजदा शुक्र अदा किया और दोबारा शहर की तरफ चल पड़ा, जहां रुबीना, ज़ीशान और दूसरे लोग इसके मुंतजिर थे। इसके साथ अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।